कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होंगे जिससे कि आपको ये लगे कि आप डॉक्टर के पास जाएं, ये आईबीएस हो सकता है? स्टमक कैपेसिटी कितनी होती है नॉर्मल एक इंसान की? अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आपके स्किन पे रैश, एक्नी और कुछ तरीके के पैचेस आ सकते हैं। गट और ब्रेन के बीच में क्या कनेक्शन है? हमारे गट के अंदर जो नर्व्स हैं वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की में जितने न्यूरॉन्स हैं उससे भी ज़्यादा है। हिपोक्रेट्स जी भी हैं जो फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उन्होंने भी कहा है कि सारी समस्याएं पेट से ही होती हैं। क्या ये कह सकते हैं कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी इससे इफेक्ट हो सकती है? कह सकते हैं, एकदम ऐसा नहीं है, ये टेस्ट नहीं है कि भाई एक खून हाँ। टेस्ट कराया और हाँ जी आप आईबीएस हो, IBS है। ऐसा नहीं है। आईबीएस का डायग्नोसिस क्लिनिकल है। तो मतलब बैड बैक्टीरिया जो है वो गुड बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। बिल्कुल। तो आपका डाइजेशन ठीक से होगा ठीक से नहीं हो पाएगा। और फिर खाया पिया लगेगा नहीं, और फिर आप गूगल करेंगे कि मुझे खाया पिया क्यों नहीं लग रहा है। चीनी बिल्कुल। छोड़िए। 6 to 7 आवर्स स्लीप इज मस्ट। बीपीओ ऑफिस वर्कर्स जो कि लेट नाइट काम करते हैं उनके अंदर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ स्मोक, ये सब हम बहुत देख रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया है ये एक आपको रियल वर्ल्ड से दूर ले जा रहा है। आप हर 2-3 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पीजिए, हाइड्रेशन मेंटेन करिए। कितना पानी है कि इसके बाद अब तुमको पानी ज्यादा नहीं करना है? खाली पेट आप एक, जैसे मैंने बोला, टी या कॉफ़ी कैफिनेटेड चीज़ें हैं, ये एसिड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। जैसे हम बोलते हैं कि हाँ दूध मत पियो बट दही ले लो, क्योंकि कर्ड इज़ ए वेरी गुड प्रोबायोटिक। अधिकतर लोग पैंडी को सुबह इस्तेमाल करते हैं खाली पेट एसिडिटी को कम करने के लिए, बिना डॉक्टरी सलाह के रात में पैंडी ना लें। इनो पीने की बहुत लोगों को आदत हो जाती है, क्या वो नुकसानदायक हो सकता है कि अगर आप रोज ही रात को ग्लास में एक इनो पी रहे हैं तो? अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है और आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको इनका सेवन नहीं करना चाहिए। सभी अवॉइड हो रहा है, लगता है गैस को नहीं, कंट्रोल में रखिए। नहीं, जैसे कि अगर आप खाने की बात करें तो जैसे गाजर अच्छा है, बैंगन अच्छा है, आलू अच्छा है, टमाटर अच्छा है, तो ये डॉक्टरी सलाह पर ही है। ठीक है, कुछ काम हमारे लिए भी छोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपने भी कभी किसी से ये कहा है कि यार तुम पेट के बड़े कमजोर हो, बात पेट में पचा ही नहीं पाते? बात छोड़िए, कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना भी ठीक से नहीं पचा पाते। आईबीएस एक ऐसी समस्या है जो आपके गट से जुड़ी है। आपको पता भी ना हो शायद, लेकिन आप अपने दिन या रोजमर्रा के जीवन में उस समस्या को से जूझ रहे हो। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी समस्या है, खाया पिया पच नहीं रहा, शरीर में नहीं लग रहा, पेट में जलन, ब्लोटिंग, गैस, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिससे हम अपनी आम जिंदगी में जूझते रहते हैं। क्या आपके पास ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आप अक्सर गूगल पर तलाशते हैं और आपको जवाब पता नहीं ठीक या गलत कैसे मिलते हैं? तो आज आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित मिगलानी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू अनीता। सबसे पहले हम बात करें आईबीएस पर, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आईबीएस आखिर है क्या, ये किसी को किस तरह से प्रभावित करता है? आईबीएस को बात करें तो आईबीएस की फुल फॉर्म होती है इरिटेबल आई यानी इरिटेबल, बाउल यानी कि आंत, सिंड्रोम यानी कि बीमारी। तो आईबीएस है बेसिकली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी आंतों का सेंसिटिव होना। इसके अंदर आंतों के अंदर कोई पैथोलॉजिकल बीमारी नहीं होती, मतलब कहने का मतलब उसमें कोई अल्सर, घाव या रुकावट नहीं होती, बट उनका नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो सेंसिटिव हो जाती है। इसी के कारण उसमें डिफरेंट पेशेंट्स को अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। ये एक बेसिकली एक फंक्शनल डिसऑर्डर है रादर देन की पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर। जी, तो मतलब क्या आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको आईबीएस की प्रॉब्लम हुई है? क्योंकि लक्षण इसके, जैसा कि मैंने बताया, नॉर्मल गैस या एसिडिटी इस तरह के होते हैं। देखिए, आईबीएस जो है ये एक नेगेटिव डायग्नोसिस है। नेगेटिव डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि हम एज ए डॉक्टर प्रोफेशनल हमें ये डायग्नोज करना होता है कि पेशेंट को कोई और सीरियस समस्या जैसे कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, सीलियक डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस या ट्यूबरक्लोसिस, ये सब चीज़ें नहीं हैं। 90% ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे यहाँ पे अभी आईबीएस के आते हैं उनको हम क्लिनिकली ही डायग्नोज कर लेते हैं, जिनके अंदर अलार्म सिम्टम्स नहीं हो। अलार्म सिम्टम्स का मतलब है जैसे कि वज़न का कम होना, लैट्रिन में खून आना, खून की कमी होना या फिर फैमिली हिस्ट्री होना किसी कैंसर की। तो ये सिम्टम्स नहीं है, और ये जो
सिम्टम्स रहते हैं जो कि आपने बताया कि बड़े नॉन स्पेसिफिक रहते हैं, अगर ये 3 महीने से लगातार चल रहे हैं और कोई गंभीर समस्या एकदम ऑब्वियस रूप से सामने नहीं है, तो हम उन पेशेंट्स को आईबीएस लेवल करते हैं। ओके। अच्छा, आपने कहा कि बाउल आपका जो है वो सेंसिटिव हो जाता है, तो वो कौन सी वजह होती है जिनकी वजह से बाउल सेंसिटिव हो जाता है? देखिए, आईबीएस का कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है। आईबीएस मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल थेरीज हैं। उसमें से इंटेस्टाइन की मोटिलिटी डिस्टर्ब होना, यानी कि इंटेस्टाइन का रिएक्शन जो है, जैसे कि हमने खाना खाया तो हमारे जो इंटेस्टाइन में, अगर मान लो कि आपकी स्टमक की कैपेसिटी 200 या 300 ml है और आपने 500 ml पानी पी लिया, तो आपको पेट में भारीपन होएगा। तो आईबीएस के पेशेंट में अगर वो 200 ml पीने पे भी उसको पेट में भारीपन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसका स्टमक और इंटेस्टाइन सेंसिटिव हो गई है। जो बजर 500 ml पे बजना चाहिए वो बजर 200 ml पे ही बजे। तो यानी कि उसकी इंटेस्टाइन सेंसिटिव हो गई है, वो कम मात्रा वाले पे भी उसको बजर कर रही है। अब हमारी इंटेस्टाइन है जो 24 घंटे काम कर रही है, मतलब इंटेस्टाइन मूव कर रही है, जिसे हम परसीव नहीं करते। बट आईबीएस के पेशेंट्स में वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है इंटेस्टाइन की जो नर्व्स हैं, तो जिसके कारण उनको नॉर्मल इंटेस्टाइन की मूवमेंट को भी पेन परसीव होता है, ब्लोटिंग होती है, और कभी कभी इंटेस्टाइन की मूवमेंट तेज चलने लगती है, तो जिससे उन पेशेंट्स को लूज मोशन हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटेस्टाइन की मोशन डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। तो आईबीएस की जो सिम्टम्स हैं वो बहुत वेरी करते हैं, पेट दर्द से, पेट फुलावट से, कभी कभी किसी पेशेंट्स को दस्त लगेंगे, कईयों को कब्ज रहेगी। तो इसके भी 3 टाइप होते हैं, आईबीएस डायरिया प्रीडोमिनेंट टाइप, आईबीएस कॉन्स्टिपेशन और एक आईबीएस मिक्स्ड जिसके अंदर पेन ज़्यादा सिम्टम होता है। पेन ज़्यादा होगा। तो आप कैसे, मतलब वो कौन सा 1 या 2 लक्षण होंगे या वो अलार्मिंग साइन आप जिसे कहें कि आपको ये लगे, क्योंकि जो भी सिम्टम है वो नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं, लोग उसको नॉर्मल समझ के आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होंगे जिससे कि आपको ये लगे कि आप डॉक्टर के पास जाएं, ये आईबीएस हो सकता है या जाना चाहिए, ये आईबीएस ही है? देखिए, आईबीएस से ज़्यादा हमें सबसे पहले अलार्म सिम्टम्स के बारे में करना है कि हमें और कोई सीरियस बीमारी नहीं है ये रूल आउट करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स आईबीएस की तरह ट्रीट होते हैं और उनको कोई और सीरियस प्रॉब्लम भी हो रही होती है। तो हमें सबसे पहले अलार्म सिम्टम्स जो मैंने अभी पहले भी बताए, पहले उनको रूल आउट करना है कि वो नहीं है। अगर किसी भी पेशेंट को 3 महीने से ज़्यादा लगातार सिम्टम्स आ रहे हैं, कहने का मतलब वो घरेलू नुस्खों के बावजूद भी अगर नहीं रिलीव हो रहे, तो उनको एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए कि आईबीएस के अलावा कोई और सीरियस पैथोलॉजिकल बीमारी तो नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बात बोली स्टमक कैपेसिटी कितनी होती है नॉर्मल एक इंसान की? अगर स्टमक कैपेसिटी हम बात करें तो वो 300 to 350 ml होती है स्टमक की क्या कैपेसिटी। ये उम्र के हिसाब से भी उम्र के हिसाब से बच्चों में कम होती है 150 से 200 ml। अडल्ट की एवरेज जो हाइट के हिसाब से करें तो 300 साढ़े 300 ml की हम एक जनरल कैपेसिटी मानते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा खाएंगे या उसके अलावा, इसके अलावा बहुत सारे मैकेनिज्म रहते हैं। जैसे हमारे स्टमक का एक पार्ट होता है फंडस, जब हम खाना खाते हैं तो वो रिलैक्स करता है। अगर उसकी डिसकोऑर्डिनेशन है तो वो, अगर वो रिलैक्स नहीं करेगा तो जैसे कि मैंने बताया कि बजर हमारा 200 ml पे ही बच जाएगा। तो वो फंडक आईबीएस के पेशेंट्स के अंदर फंडस रिलैक्सेशन भी कभी कभी सही नहीं होता, तो जिसके कारण वो चीज़ हो जाती है। इसके अलावा हमारी जो आंतों, और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो इस पे हमने डिस्कस नहीं करी है, जो कि जो गट ब्रेन एक्सिस जो है वो आईबीएस पेशेंट्स में डिस्टर्ब हो जाता है। जी, उस पे भी हम जाएंगे, लेकिन इस पॉइंट को मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा और डिस्क्राइब करें। हाँ, जैसे बताइए। हमने स्टमक कैपेसिटी की बात की, तो क्या इससे ये भी तय हो सकता है कि किस उम्र के इंसान को कितना खाना जो है एक बार में खाना चाहिए? क्योंकि अगर आपने कहा जैसे 250 ml की अगर आपकी कैपेसिटी, लेकिन आपने खाना इतना खा लिया कि उससे ज़्यादा है। देखिए, जो आयुर्वेदा भी यही कहता है कि आपको जितनी भूख लगी है उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। तो ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। मान लो आपको भूख 100 पैसे की है, और ये हर इंसान को हर कंडीशन के हिसाब से अलग है। लेट सपोज कि आप एक एथलीट हो तो आपकी डाइट ज़्यादा डेफिनेटली एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होएगी। या लेट सपोज कि आपने 3 दिन आप बिल्कुल, आपकी जो ऑफिस जॉब है तो आपकी फूड जो कैपेसिटी है या एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। और अगर आप एक लेबर क्लास के हो, हार्ड वर्क करते हो, फिजिकली काफ़ी आपका रहता है, तो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो जिसको जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो उसको पता होता है, और वो उस इंसान को उससे 90% खाना चाहिए। कहने का मतलब जितनी भूख लगी है उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए।
ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पेट नहीं भरता, वो कैसे समझें? इसे तो ये तो एक सिडोनिक हंगर की बात कर रहे हैं हम, हाँ। कि मतलब कि जो हंगर है वो आप, बट इसके लिए सेल्फ कंट्रोल ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। ठीक ठीक। डॉक्टर साहब, हमने पहले बात की थी एक्ने से जुड़ी हुई, गट हेल्थ आपकी स्किन पे भी अगर ठीक नहीं है तो कुछ ना कुछ सिम्टम वो शो कर देती है। तो कुछ ऐसा भी है कि अगर आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या है, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, तो आपको कहीं पे पिंपल होने शुरू हो जाएंगे, या कुछ ऐसा एक यूनिक सिम्टम जो आप बता पाएं? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक तरीके के एक्नी हो जाएंगे, बट हाँ, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आपके स्किन पे रैश, एक्नी और कुछ तरीके के पैचेस आ सकते हैं। क्योंकि हमारा जो एक, इसे भी हम बोल दें तो एक गट स्किन एक्सेस है, बिकॉज इंटेस्टाइन में जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करते हैं और लीकी गट सिंड्रोम करते हैं, जिसके कारण हमारे बैड बैक्टीरिया वो हमारे स्किन पे जाके हमें एक्नी को भी बढ़ा सकते हैं, और वो कहीं पे भी हो सकते हैं, वो ऐसा कहीं नहीं पे है? भी हो सकते हैं। ठीक है। आपका ब्रेन और गट है ना, वो कहते हैं कि आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, आपका दिमाग किधर जा रहा है, तो गट और ब्रेन के बीच में क्या कनेक्शन है? देखिए, ये जो है, इसे ब्रेन गट एक्सेस से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि गट ब्रेन एक्सेस। अच्छा, आप अगर गट को पहले रखेंगे? हाँ, गट को पहले रखेंगे। अगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो गट में एंट्रिक नर्वस सिस्टम है, मतलब हमारे गट के अंदर जो नर्व्स हैं वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की में जितने न्यूरॉन्स हैं उससे भी ज़्यादा है। ओके। एंड इट इज़ मतलब पीपल कॉल इट एंट्रिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे इंटेस्टाइन का नर्वस सिस्टम है उसको सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। अच्छा। तो हमारे, और हिपोक्रेट्स जी भी हैं जो फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उन्होंने भी कहा है कि सारी समस्याएं पेट से ही होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंटेस्टाइन में जो नर्वस सिस्टम है उस पे अगर इम्पैक्ट पड़ता है, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो सीधा सीधा हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है और ब्रेन से सिग्नल हमारे पूरी बॉडी पे जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है सेरोटोनिन, जो कि 90% प्रोड्यूस होता है इंटेस्टाइन में, और जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे हंगर के लिए, हमारे स्लीप के लिए, हमारे मूड के लिए, हमारी बोन हेल्थ के लिए, हमारी वोंड हीलिंग के लिए, हमारे सेक्सुअल डिज़ायर के लिए। तो वो 90% प्रोड्यूस होता है हमारी इंटेस्टाइन में, और फिर जाके वो बाकी जगह एक्ट करता है। तो क्या ये कह सकते हैं कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी इससे इफेक्ट हो सकती है? कह सकते हैं कि उसके अंदर बेसिकली, अगर आप जैसे हम आईबीएस के पेशेंट्स में, बिकॉज उनमें बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा एंग्जाइटी, लो ग्रेड डिप्रेशन रहता है, और जब आपका एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी होगा तो उसके कारण भी वैसे भी आपका डिज़ायर कम हो जाता है। प्लस देर इज़ सम रोल ऑफ दीज हॉर्मोन्स ऑल्सो, if they are disturbed then definitely you will have less desire for this. ओके। तो उसके लिए आपको अपनी गट हेल्थ ठीक रखनी होगी और उसके लिए अपनी डाइट। Yes. तो सब घूम फिर के डाइट पे आ जाता है। अच्छा, कई बार ये भी देखा गया है ना कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब नर्वस होते हैं तो उनको पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, कहीं नई जगह जाना है, महिलाओं में बहुत देखा जाता है कि ट्रैवल करना है या कोई डिसीजन लेना है ऐसा जो वो नहीं ले पा रही हैं, तो उनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है और वो लू की तरफ भागते हैं। तो ये क्या है इसका, ये वही आप ब्रेन और गट वाला या? बिल्कुल, जब इसे हम बोलते हैं फियर और फाइट। क्या होता है कि जब हम मान लो कि कोई डर है या कोई एकदम भय आया है सामने, तो हमारे ब्रेन के अंदर कॉर्टिसोल लेवल और एड्रेनलिन रश, जिसे एड्रेनलिन रश जैसे कहते हैं, कि हम उसके में बढ़ जाता है। जब कॉर्टिसोल लेवल और एड्रेनलिन लेवल बढ़ जाते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन में भी उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी मोटिलिटी डिस्टर्ब होती है, और उसके कारण हमारे स्टमक पे, इंटेस्टाइन में मोटिलिटी बढ़ जाती है। उसी के कारण हमें पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर हम अर्ज करते हैं कि हम लू की तरफ जाएं। और प्लस एक सेकंड थिंग जो मुझे ये लगता है कि लू जो आपका टॉयलेट होता है, ये एक आपको एक प्राइवेट स्पेस देता है विच सेपरेट्स यू फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज। तो जब आप परेशान हैं या आप थोड़ा सा डरे हुए हैं, तो आपको ये लगता है कि आप इन सब से दूर जाएं, सेफ फील करते तो सेफ करें, क्योंकि आप लू ऐसी जगह है जहाँ पे कोई आपको नहीं मिलने आ रहा, आपको कुछ टाइम प्रिवेसी का मिल रहा है। तो एक वो सेकंड रीज़न भी है कि लोग टेंडेंसी होती है कि वहाँ पे जाके थोड़ा सा वो अपने आप को काम डाउन करें। ठीक ठीक।
तो डॉक्टर साहब क्या यही वजह है कि कई बार गट के लिए एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ भी दी जाती है? इसके पीछे ये वजह है कि आपके ब्रेन और गट के बीच में जो कनेक्शन जो अभी आपने बताया? देखिए जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो इंटेस्टाइन का एंट्रिक नर्वस सिस्टम है उसे सेकेंड ब्रेन भी बोला जाता है और उसकी नर्व्स भी सेंसिटिव हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं। तो कभी कभी लो डोज एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है कि जो इंटेस्टाइन की नर्व्स भी हैं उसको उसकी सेंसिटिविटी को कम करने के लिए और माइंड के ब्रेन्स की सेंसिटिविटी को कम करने के लिए लो डोज एंटी डिप्रेशन दिया जाता है, जो कि इंटेस्टाइन की जो हाइपर रिएक्टिविटी है या इरिटेबिलिटी है जो है उसको कम करे। क्या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है? जैसे आप कह रहे हैं कि अगर गट हेल्थ ठीक नहीं है तो ब्रेन पे इफेक्ट होगा, तो अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप आईबीएस या गट हेल्थ से रिलेटेड? बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला ही, जैसे आप भी बोला था कि मान लो आपको कोई मीटिंग में जाना है, आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपके ब्रेन पे स्ट्रेस है एक, या आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो एक फोबिया है, एक एंग्जाइटी है, तो फिर आपके पेट में दर्द होने लगता है, गुड़गुड़ होने लगती है, तो वो डायरेक्टली ब्रेन फिर इंटेस्टाइन पे सिग्नल करता है। अच्छा, ये कहा जाता है कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती, और ये भी देखने को मिला है कि ज़्यादातर आईबीएस की जो समस्याएं हैं वो महिलाओं के साथ ज़्यादा होती है, महिलाओं में ज़्यादा होती है, तो इसकी क्या वजह है? बेसिकली जो जैसे कि आपको पता ही है कि फीमेल्स में साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशनल साइकिल रहती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, वो डिफरेंट मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में पीक करते हैं और डाउन करते हैं। तो मेंस्ट्रुएशनल फेज के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल लो हो जाते हैं, जिसके कारण जीआई मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, पेट में भारीपन, अपचन होना और इंटेस्टाइन का डिस्टर्बेंस होना, ये ज़्यादा हो जाता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये हो जाता है। ऐसे ही जब मीनोपॉज आने लगता है तो भी ईस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं और फीमेल्स के अंदर पेट की समस्या, जैसे कि नॉन स्पेसिफिक यानी कि पेट में भारीपन रहना, उल्टी का मन करना, मोशन सही ढंग से नहीं आना, इस तरीके की समस्या रहती हैं। तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि या तो फैमिली प्लानिंग के लिए ऐसे मेडिसिन पे रहती हैं जो हार्मोनल होती हैं, कई कैंसर की ट्रीटमेंट्स में भी कुछ ऐसे हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं आईबीएस फेस करने के? थोड़ा अगर हाँ उनकी डोज अगर वो लंबे समय तक लेंगे तो डेफिनेटली उससे आईबीएस के सिम्टम्स में होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, थोड़े से ज़्यादा। ठीक है। आईबीएस लाइफ लॉन्ग चलता है? अगर आपको एक बार हो गया तो अब जिंदगी भर इससे जूझना है? नहीं, ऐसा नहीं है। आईबीएस जो है एक फंक्शनल डिसऑर्डर है और उसके यूजली प्रेसिपिटेटिंग इवेंट रहते हैं, जैसे कि आपका मान लो कोई स्ट्रेस है या फिर आपका जीआई हेल्थ में आप बहुत बाहर रहते थे, आप बाहर का खाना खूब खाते थे, बट आप घर पे आ गए, आपने अपनी लाइफस्टाइल को सही कर दिया, आपने समय पे खाना शुरू कर दिया, घर का खाना खा रहे हो, स्ट्रेस आपकी लाइफ से चला गया, तो ये बिल्कुल रिकवर हो जाता है और आगे उसके आने के चांस तभी रहते हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई स्ट्रेस या कोई वो इवेंट हो तो। डॉक्टर साहब, आपने कहा बिल्कुल रिकवर हो जाता है, तो रिकवर कैसे करें? ट्रीटमेंट्स क्या हैं आईबीएस के लिए? ये आईबीएस का ट्रीटमेंट सबसे पहले तो हमें डायग्नोज करना है कि हम आईबीएस पेशेंट को आईबीएस ही है और कोई बीमारी नहीं है। ये इस बात की हमें अगर पुष्टि है, हमारी क्लिनिकली पुष्टि है, तो हमें ये डायग्नोज भी बता दीजिए पहले चलते चलते। ये डायग्नोज तो यही बताया कि सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि ये नेगेटिव डायग्नोसिस है। मतलब कहने का मतलब एकदम ऐसा नहीं है, ये टेस्ट नहीं है कि भाई एक खून टेस्ट कराया और हाँ जी आप आईबीएस हो, ऐसा नहीं है। आईबीएस का डायग्नोसिस क्लिनिकल है, प्लस देयर शुड बी नो रेड फ्लैग साइंस। रेड फ्लैग साइंस यानी कि जो सीरियस, जैसे कि मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि जैसे कि वजन का कम होना, लैटिन में खून आना, फैमिली हिस्ट्री कैंसर की, पेट में कोई गांठ का महसूस होना, और जैसे अल्ट्रासाउंड नॉर्मल और रूटीन ब्लड टेस्ट नॉर्मल हैं तो 90% के साथ एफिशिएंसी के साथ कहा जा सकता है कि आपको आईबीएस है। अब आईबीएस को ठीक कैसे किया जाए, इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा पेशेंट की लाइफ के बारे में, क्योंकि इसमें 50% रोल, आई वुड से 50 से भी ज़्यादा 70% रोल पेशेंट का खुद अपने आप कर सकता है। सिर्फ 30% रोल है वो मेडिसिन का, जो कि सिम्टोमेटिक रिलीफ करती है। तो अगर पेशेंट को उसको समझ में उसको समझाना बहुत ज़रूरी है कि भाई किस कारण आपका ये हो रहा है, मतलब क्यों आपके सिम्टम्स हो रहे हैं, और उसके लिए पहले हमें समझना ज़रूरी है कि क्यों हो रहा है। और बहुत सारे पेशेंट्स जब आते हैं तो वो
पहली मीटिंग में कभी आपसे ओपन अप नहीं हो पाते। अगर मैं पूछूं कि आपको स्ट्रेस है तो पहली बार पेशेंट हो सकता है कि ना बताएं हाँ कि भाई आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो इसलिए एक गुड डॉक्टर पेशेंट रैपो बनाना, वो भी पेशेंट के ज़रूरी साथ हो जाता है। समय बिताना ताकि वो खुल के अपनी बात बता पाए। अगर आपको, और बहुत सारे हम पेशेंट्स ऐसे भी देखते हैं कि आपको पेट की हल्की समस्या है और आपको पता चला कि अचानक आपके किसी रिश्तेदार में कैंसर आया, हाँ तो आप तुरंत आ जाएंगे, अरे सर ये है। हाँ तो उस वक्त आपका मेन वरी है कि कहीं मुझे तो कैंसर कैंसर नहीं है। नहीं है। तो ये हमें ये से देखना है कि भाई किस कारण से पेशेंट इतना एंग्शियस है, हाँ क्या पीछे है, क्या उसके घर में कोई अभी मिसहैपनिंग तो नहीं हुई है, क्या उसके बेटा बेटी या जो भी हैं सही से पढ़ रहे हैं, कोई उनकी फैमिली स्ट्रेस तो प्रॉब्लम तो नहीं नहीं है। है, कोई हाँ स्ट्रेस तो नहीं है। तो वो ओवरऑल हमें चीज़ को देखना है, फिर उसकी लाइफस्टाइल को बताना है, फिर उसके खाने पीने में क्या हमें हाँ चेंजेस करने हैं, ये सब चीज़ें करनी है, और उसके बाद कुछ मेडिसिन देनी है ताकि वो सिम्टोमेटिक रिलीफ उसको उनको बेटर हो। मिल सके। शुगर एडिक्शन का भी आईबीएस से कुछ रिलेशन है? अधिकतर ऐसा होता है कि शुगर जो है वो बैक्टीरियाज की ग्रोथ में ज़्यादा उसको पनपने देती है। तो ओके। शुगर अगर ज़्यादा लेते हैं तो इंटेस्टाइन में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ेंगे। चीनी अगर आप ज़्यादा हाँ, खा रहे हैं चीनी तो? ज़्यादा खा रहे हैं तो ज़्यादा बैड बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो इंटेस्टाइन की गट परमेबिलिटी ख़राब होएगी, इम्यूनिटी ख़राब होएगी, और आपके आईबीएस के सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मतलब बैड बैक्टीरिया जो है वो गुड बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। बिल्कुल, तो आपका डाइजेशन ठीक से होगा ठीक से नहीं, नहीं हो पाएगा। और फिर खाया पिया लगेगा नहीं, और फिर आप गूगल करेंगे कि मुझे खाया पिया क्यों नहीं लग रहा है। चीनी बिल्कुल। छोड़िए, नींद भी किसी तरह से इफेक्ट करता है आईबीएस? बिल्कुल। आपको जब हम आईबीएस के पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं तो उसके अंदर हम पेशेंट को बोलते हैं कि 6 to 7 आवर्स स्लीप इज़ मस्ट। क्योंकि अगर आपकी नींद सही नहीं हुई तो आपकी नॉर्मल डे वर्किंग इम्पैक्ट होने वाली है। ये एक नॉर्मल इंसान पे भी लागू करता है। और अगर आप आईबीएस से सफ़र कर रहे हैं तो आपकी नींद डिस्टर्ब होएगी। आपकी नींद डिस्टर्ब होएगी तो आप वैसे इरिटेट रहेंगे, आपकी जीआई हेल्थ और डिस्टर्ब होएगी। तो ये एक विशियस साइकिल है। तो आईबीएस वालों में नींद डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है, जिनको नींद डिस्टर्ब होती है उनमें आईबीएस ज़्यादा होता है। हाँ, आजकल लोग मी टाइम के लिए भी रातों को फ़ोन लेके बैठे होते हैं कि दिन में तो बिजी थे, अब देर रात तक सोते नहीं हैं, और फिर नींद पूरी ना होने से आपके शरीर में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? मतलब कम नींद या स्लीप डेप्थ भी कहते हैं ना जिसको, स्लीप डिप्रिवेशन। हाँ, तो कैसे वो आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर सकता है? देखिए, ये जो सर्केडियन रिदम है बॉडी की, जब हम 6 to 7 आवर्स स्लीप कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी रिचार्ज कर रही होती है। मतलब हमारा सिस्टम, हमारी मसल्स, हमारा हार्ट, हमारा लंग, हमारी बोन्स, हमारी मसल्स, इवन इंटेस्टाइन तो खैर 24 घंटे काम कर रही होती है, बट स्टिल एट रेस्ट होती है वो। तो अगर वो स्लीप डिप्राइवेशन रहेगी तो उनको प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं वो अपनी फुल एफिशिएंसी नहीं दे पाएंगे, और वहीं पे जाके फिर, और आप कहीं ना कहीं देखें तो अगर आप रात में नहीं सोए या आपने नाइट की ट्रैवलिंग करी है तो अगला दिन आपका पूरा डिस्टर्ब जाता है, क्योंकि आप वो मेंटल उस पर नहीं रहते। इवन अगर आप देखें तो जो फॉरेन से आते हैं इंडिया में और जिनका सर्केडियन रिदम बिगड़ती है तो जेट लैग रहता है। हाँ बिल्कुल। तो ये भी हमारी जो स्लीप साइकिल है, रिदम है, वो बॉडी की रिदम जब भी हम डिस्टर्ब करेंगे तो वो हमारे पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट करेगी। जैसे कि बीपीओ ऑफिस वर्कर्स जो कि लेट नाइट काम करते हैं, उनके अंदर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ स्मोक, ये सब हम बहुत देख रहे हैं, क्योंकि उनकी उनकी जो बॉडी की नेचुरल रिदम है, जैसे रात को सोना दिन में जागना, वो नहीं हो रहा, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो भी अपने आप में ओवरऑल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। क्या ये थोड़ा हटके हो जाएगा, पर फिर भी मैं इसे समझना बिल्कुल। चाह रही हूँ कि अगर आपको 8 घंटे की नींद चाहिए, वो अगर आप दिन में ले लें और रात में आप काम करें तो भी ये आपके लिए ठीक तो नहीं? भी ठीक नहीं है। किस तरह से? क्योंकि हमारी बॉडी का सिस्टम है ना, हमारी बॉडी में, मतलब आप अगर दिन में, मतलब हमारी बॉडी का क्योंकि सर्केडियन लाइट है लाइट आपकी नहीं है, बॉडी और हाँ, ब्रेन जो हमारा है वो। सर्केडियन रिदम ही इस तरीके से बना हुआ है कि हमें रात में सोना है। मतलब कहने का मतलब आप दिन में सोएंगे, रात में काम करेंगे, फिर भी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप देखें तो वो जो बीपीओ ऑफिस वाले जो कि अमेरिका में कॉलिंग करते हैं, उनके अंदर भी इस तरीके के इश्यूज बहुत अब सामने आ रहे हैं। स्लीप से ज्यादा क्वालिटी स्लीप की जरूरत है, ये कह सकते डेफिनेटली हैं, है ना? स्लीप प्लस तो क्वालिटी क्वालिटी स्लीप। स्लीप, हाँ।
आपने बीच में जिक्र किया था आईबीएस या पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए आपको लाइफस्टाइल में बदलाव लाने चाहिए, तो किस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस आप कर सकते हैं कि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे? देखिए, इसके अंदर लाइफस्टाइल के अंदर जैसे कि सबसे पहली बात हो गई प्रॉपर स्लीप, ठीक है। दूसरी बात हो गई डेली एक्सरसाइज। मिनिमम आप अगर हम बात करें तो 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, दैट इज़ सफिशेंट, है ना। उसके अलावा आप अपनी डाइट पे ध्यान रखिए कि जैसे कि हेल्दी खाएं, फाइबर ज़्यादा खाएं, जंक फूड अवॉइड करें, स्पाइसी अवॉइड करें, आउटसाइड फूड, स्ट्रीट फूड अवॉइड करें, है ना। इसके अलावा आप हाइड्रेशन जो है, पानी कम से कम 2.5 से 3 लीटर पर डे कंज्यूम करें। और उसके अलावा जो चीज़ आईबीएस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि देखो हम रोज जीवन तो जी रहे हैं, हाँ। और ऐसा किसी का भी जीवन नहीं है जिसमें स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस तो हर एक की लाइफ में है, बट उसको हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे हावी नहीं होने। तो वी कैन कंट्रोल बाय डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, एंड आई थिंक कि हमें किसी ना किसी अपनी हॉबीज़ को डेवलप करना चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डेवलप करना चाहिए। और एक चीज़ मैं बहुत ये देखता हूँ कि आजकल जो हम लोग एडिक्ट हो गए हैं सोशल मीडिया के, वो उसने हमारी हेल्थ को बहुत बिगाड़ा है। मतलब जो सोशल मीडिया, एक तो वो हमारा टाइम किल कर रहा है। हाँ। आज ही के न्यूज़पेपर में आया था कि एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स पर डे एक बंदा सोशल मीडिया पे अटैच्ड है। तो आप सोचिए कि आपके दिन के 24 घंटे हैं, जिसमें से 8 घंटे आपने सो लिए, 2 से 3 घंटे आपने अपनी रिफ्रेशमेंट, नहाना धोना, उसमें आपने खर्च करें, और आपके बाकी बचे मतलब 8 से 9 घंटे आपने काम किया, 8 से 9 घंटे काम किया, तो आपने अपने लिए तो 3 घंटे तो आप फ़ोन पे ही रहे, तो आपने अपने लिए तो कुछ भी नहीं करा। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये एक आपको रियल वर्ल्ड से दूर ले जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में दिखता अच्छा है, बट ये कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस भी ला रहा है। ये मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने से इंसान खुश होने की बजाय दुख ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया में हर कोई दूसरा अपना बेस्ट डालता है। अगर मैं घूमने गया हूँ तो मैं अपनी फ़ोटो डालूंगा, बट मैं आज दुखी हूँ तो मैं अपनी फ़ोटो नहीं डालूंगा। और मेरे अगर फेसबुक पे 1000 दोस्त हैं तो कोई ना कोई तो घूमने गया ही होगा। तो मैं 1 महीने अगर देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ, अरे ये भी घूमने जा रहा है, ये भी घूमने जा रहा है, ये भी घूमने जा रहा है, मैं ही नहीं जा रहा। बट हो सकता है कि मेरा दोस्त 3 साल के बाद जा रहा है। हाँ। तो बल्कि सोशल मीडिया आपको खुश करने की बजाय आपको डिप्रेस करता है, और आपको परफॉर्मेंस का प्रेशर डालता है, अरे मैं भी घूमने जाऊं। और फिर आप भी उसी विक्शियस ट्रैप में फंस जाते हो कि भाई आप भी घूमने गए, आपने फोटो डाली, फिर वो दूसरा देख के ये कह रहा है अरे मिगलानी घूमने गया, मैं नहीं घूमने गया। मैं आपको बताऊं, इस प्रेशर में मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो लोन लेकर अब्रॉड घूमने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा है कि उनका कोई रिलेटिव या दोस्त घूमने गया है, तो अब हमें भी जाना है। फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है, और वो लोन लेकर बाहर घूमने जा रहे हैं। तो ये भी एक अलग तरह का प्रेशर लोगों पे आ रहा है। आंतों पे बात करते हैं हम, आप आईबीएस की बात करें तो आप अपनी इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, मजबूत कैसे करें अपनी आंतों को, कि जो आप खा पी रहे हैं वो पचे अच्छे से? देखिए, इसके लिए तो आप ही को ही ध्यान रखना है कि भाई आप जो खा रहे हैं आप उस पर कॉन्शियस रहिए। आप देखिए कि आप सबसे पहले तो मैं पानी पे आऊँगा कि आप अपनी बॉडी की हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, कि मतलब 2.5 से 3 लीटर पानी, अब तो गर्मी आ रही है बल्कि आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, तो आप उसको पानी अच्छा लीजिए, है ना। आप हर 2-3 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पीजिए, हाइड्रेशन मेंटेन करिए। उसके अलावा आप अपने पूरे दिन के खाने में फ्रूट्स, सलाद और सीजनल फ्रूट्स, ये नहीं कि एग्जॉटिक फ्रूट्स जो कि सिर्फ कॉस्टली हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो खाइए, है ना। वो फ्रेश, रादर देन कि आप फ्रोज़न फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स खाइए जो कि ईजिली अवेलेबल हैं। सब्जियां, ये सब खाइए। और जो प्रोटीन, आपकी बॉडी में प्रोटीन भी चाहिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन, एग ये सब खा सकते हैं, नहीं तो आप दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। ऑयल मीडियम अमाउंट का यूज़ करिए। इसके अलावा जंक फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, शुगर होती है, शुगर को ज़्यादा, जो सिंपल शुगर है उसको कम करें, ठीक है ना। और जो प्रोसेस्ड फूड रहते हैं या पॉली अनसैचुरेटेड ऑयली फैट्स होते हैं, उन सबको आप कम इस्तेमाल करें। जंक फूड को अवॉइड करें।
ये एक डाइट का ध्यान रखें। ध्यान रखें आप, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक्सरसाइज का बताया ही मैंने कि डेली एक्सरसाइज करें, प्रॉपर स्लीप लें और आधे से पौना घंटा कोशिश करें मेडिटेशन, योगा मेडिटेशन, योगा। और अपनी एक हॉबी, अगर हॉबी आप वो डेवलप भी नहीं करें। कर सकते तो आप एक हॉबी डेवलप करिए। आई थिंक मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन ये है कि योगा मेडिटेशन से भी ज़्यादा अगर आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, जैसे कि मान लो आप टेबल टेनिस खेलते हैं, लॉन टेनिस खेलते हैं, Swimming क्रिकेट खेलते करते हैं, हैं। स्विमिंग करते हैं, अगर आप आधा घंटा उसमें बिताएं तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होएगा, क्योंकि वो आपके बॉडी के अंदर इस तरीके के हार्मोन्स को और इंक्रीज करता है कि जो कि आप बेटर फील करते हो। डोपामाइन हो। डोपामीन का, बिल्कुल, आप तो ज़्यादा हमसे पढ़े हैं। तो आपको ज़्यादा ठीक हाँ, लगेगा जी। तो अच्छा, अच्छा चलिए आप पूछिए। आपने पानी की बात की कि पानी पिए। अगर ऐसा हो कि आप पानी बहुत ज़्यादा पी जाएं, ज़्यादा पानी पीना है, कम तो सबको पता है कि कम कितना है, आपने दिन में 1 गिलास पिया तो वो कम है, या 2 गिलास पिए तो कम है। हाँ, अगर आप पानी पी रहे हैं और वो ज़्यादा हो जाए ज़रूरत से ज़्यादा, तो क्या हो सकता है? मतलब कितना पानी है कि इसके बाद अब तुमको पानी ज़्यादा नहीं करना है? देखिए, जो नॉर्मली जो हम बोलते हैं कि 2.5 से 3 लीटर पानी सफिशिएंट है। अब क्या होता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को और इस चीज़ को डाइल्यूट कर देगा। और हमारी बॉडी में बफर सिस्टम है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर 3 की जगह 4 लीटर पानी पी लेंगे तो कुछ नहीं होगा, बट हाँ आप ये 8-10 लीटर पहुँचेंगे तो पॉलीडिप्सिया सिंड्रोम हो जाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब 3 से 4 लीटर, 2.5 से 3 लीटर जो है रिकमेंडेड है, 4 तक सही है, उसके ऊपर धीरे धीरे इसके इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे। बट हमारी बॉडी में बफर सिस्टम है, वो उसको बफर करती है, बट बहुत ज़्यादा पानी पीने से फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पानी की, तो कुछ लोग खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। जैसे मुझे खुद ऐसी अर्ज होती है कि अगर मैंने अभी खाना खाया तो अब प्यास लगी है, लेकिन आयुर्वेद भी कहता है और बहुत से एक्सपर्ट भी कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। उसके नुकसान क्या है? क्या कोई तरीका है कि वो जो थ्रस्ट आपको है उसको आप थोड़ा वो कर पाएँ? बेसिकली क्या होता है कि आप अगर खाने, ये आयुर्वेदा में ही कहते हैं कि अगर खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर है, तो आप कोशिश करो कि आधे पौने घंटे के बाद पिएं और गुनगुना पानी पिएं। जो कि इसका पीछे लॉजिक रीज़न यही है कि भाई पानी पीने से जो डाइजेस्टिव जूसेस जो निकलते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, तो वो खाने को ढंग से नहीं पचा पाएंगे। इसीलिए आप थोड़ा सा पानी रुक के लें, या फिर अगर आपने लेना है तो आप मतलब बीच में खाने के दौरान 1 आध सिप पानी ले सकते हैं। नहीं तो मुंह के अंदर जैसे कि इलायची हो गई या मिश्री थोड़ा सा हो गया, वो आप रख सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सलाइवा प्रोडक्शन हो, क्योंकि सलाइवा में भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी थोड़ी सी अगर हंगर है प्यास की, वो उसको बुझा दे। और चाय खाने के बाद? चाय जो होता है, चाय के अंदर अगर चाय की जो लीव्स होती हैं वो एसिडिक होती हैं, तो चाय के मतलब खाने के बाद तुरंत चाय पीना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। नंबर 2, जो खाने के अंदर प्रोटीन्स है वो उसको हार्डन कर देता है, जिससे कि उसके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 3, चाय जो होती है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी रिड्यूस कर सकता है, तो इसीलिए खाने के तुरंत बाद चाय पीना सही नहीं है। मेरी माँ कहा करती थी कि खाने के बाद चाय अगर तुम पी रहे हो तो जितना भी उसके अंदर पोषक तत्व हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, ये तुमने जो भी खाया है सबका असर खत्म। तो मेरे भाई ने इसमें कहा था तो ठीक है, फिर मैं जंक फूड खाता हूँ और ऊपर से चाय पी लेता हूँ। तो जंक फूड में तो पोषक भी कम है, और तो क्या वो उसका असर कम करेगी या नहीं? आप डबल उसमें आ जाएंगे। ये तो नहीं, वो तो बेसिकली देखिए ना, जो जंक फूड के अंदर हम बात करते हैं जंक फूड में, तो जंक फूड की बैड चीज़ क्या है? क्योंकि उसके अंदर जो फैट्स हैं वो अनहेल्दी हैं, और अगर हम जो प्रोटीन्स हैं, वैसे जंक फूड के अंदर प्रोटीन्स तो होते ही नहीं है, अगर वो प्रोटीन भी हैं तो वो प्रोसेस्ड मीट है। प्रोसेस्ड मीट के अंदर वैसे ही आपने ऊपर चाय पी ली तो प्रोटीन को वो और हार्डन कर देगा, डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब। ठीक। अच्छा, ये थोड़ा थायराइड की तरफ जाएगा, लेकिन गट से ही थोड़ा रिलेटेड है। एक सवाल ये भी बहुत पूछा जाता है कि अगर आपको थायराइड है तो क्या आप कॉफ़ी पी सकते हैं? ब्लैक कॉफ़ी खासकर तो मना किया जाता है कि अगर आपको थायराइड है तो खाली पेट या किसी भी तरह से आप ब्लैक कॉफ़ी ना लें। गूगल पे भी मैंने कई जगह देखा, कुछ लोगों से भी पूछा और सुना, और मेरे पास मेरे ऑफिस से ये सवाल आया कि क्या हम पी सकते हैं, तो मेरे पास तो जवाब था नहीं। कुछ ऐसा है कि नहीं ले सकते अगर आपको थायराइड है? देखिए, स्पेसिफिकली अगर आप बात करें थायराइड का तो मैं इसके बारे में नहीं जानता, हाँ। बट खाली पेट आपको जैसे बेड टाइम टी या कॉफ़ी जो बोलते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? खाली पेट
आप एक जैसे मैंने बोला टी या कॉफ़ी कैफिनेटेड चीज़ें हैं, ये एसिड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं। तो आप मान लो खाली पेट हो और आपने चाय पी हो तो वो एसिड की मात्रा को बढ़ा देंगे, तो जिससे आपको गैस्ट्राइटिस एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए और ये कहीं ना कहीं आपकी गैस्ट्रिक लाइनिंग म्यूकोजा को भी कुछ हद तक थोड़ा डैमेज भी कर नुकसान सकती है। पहुंचाती हैं। तो खाली पेट या अर्ली मॉर्निंग बेड टाइम टी या कॉफ़ी इज़ नॉट एडवाइजेबल। इट इज़ फॉर स्पेशली फॉर थायराइड, आई एम नॉट अवेयर। ठीक, कुछ इंडियन हैक्स आप बता सकते हैं जो आईबीएस में या ब्लोटिंग या गैस को रिलीफ करने में हेल्प करें? कुछ रेमेडीज, घरेलू नुस्खे? हाँ, जैसे कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि आईबीएस के टाइप्स होते हैं। कॉन्स्टिपेशन जैसे मान लो कि हम सबसे पहले बात करें, आईबीएस कॉन्स्टिपेशन टाइप की जो पेशेंट्स रहते हैं उसके अंदर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि रात को ईज़बगोल की भूसी आती है जो नेचुरल आयुर्वेदिक है, उसका इस्तेमाल करें। या फिर कीवी का फ्रूट आता है, कीवी फ्रूट्स, हाँ। कीवी फ्रूट्स होते हैं, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, उसको इस्तेमाल करें। खाने में फल फ्रूट सलाद ज़्यादा लें। इसके अलावा सौंफ का पानी होता है, जैसे हम बोलते हैं कि सौंफ को भिगो लीजिए और रात में भिगो लीजिए और सुबह पानी पीजिए, उसको वो पानी पीजिए, वो भी इंटेस्टाइन के वो मोटिलिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा अलसी के बीज, जिसे फ्लेक्स सीड बोलते हैं, भुने हुए, वो बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे इजीली अवेलेबल हैं। आप 1 से 2 चम्मच उनको भुने हुए लीजिए। या फिर चिया सीड्स भी अवेलेबल होते हैं। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिपेशन में रिलीव करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें ब्लोटिंग के बारे में, तो ब्लोटिंग में यूजली हम मतलब उसके अंदर क्या होता है कि स्टमक में गैस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं लेक्टोज इंटॉलरेंट, मिल्क से इंटॉलरेंस होती है, तो जिनको ये ब्लोटिंग की समस्या रहती है तो उनको हम बायबादी वाली चीज़ जैसे कि दूध, राजमा, चने, गोभी, अरबी, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, और इनको किसी भी टाइम या शाम के टाइम? नहीं, प्रेफरेबली वो किसी भी टाइम, बट वो डिपेंड करता है। मतलब एक्चुअल में क्या है कि हम आईबीएस पेशेंट्स में अगर हम बहुत ज़्यादा फूड रिस्ट्रिक्शन करते हैं, मतलब हम पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि ये हमारी तरफ से एक जनरल वो है, बट आप अपने हिसाब से देखो इसको, क्योंकि हो सकता है कि एक फूड आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, मेरे लिए नहीं काम कर रहा है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी रिस्पॉन्स वेरी करता है। और हम बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रिक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट इतने ज़्यादा फूड रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि उसके लिए खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, और वो मालनरिश होने, मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोलो कि भाई, अब जैसे हम बोलते हैं कि हाँ दूध मत पियो बट दही ले लो, क्योंकि कर्ड इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक। सो वी गिव देम ऑल्टरनेटिव्स ऑल्सो कि आप ये नहीं तो ये करके देखो। अब मान लो कि पेशेंट वो सीओपीडी का है या जॉइंट पेन्स का है, तो दही से कई लोगों को ऐसे प्रॉब्लम से कुछ बढ़ जाती है तो वो अवॉइड करते हैं। तो उस हिसाब से हमें ऑल्टरनेटिव्स उनको देना पड़ता है कि जैसे लेक्टोज फ्री मिल्क जैसे आती है, जैसे एलमंड मिल्क है, या बादाम का मिल्क जो होता है, या फिर सोया मिल्क होता है, ये लेक्टोज फ्री मिल्क होते हैं, विच कैन बी इजीली टेकन। ठीक है, मैं अगला सवाल वैसे यही पूछने वाली थी कि दूध आईबीएस में नुकसान करता है? इसके अलावा जो आईबीएस के अंदर हम एक लो फोडमैप डाइट एडवाइस करते हैं, जो कि डाइटिशियन से हम बनवाते हैं। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि फोडमैप होता है फ्रक्टोज, ओलाइगो, OM, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड फिनॉल्स। बेसिकली ये सारे शुगर्स होते हैं जो कि बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब, इजीली डाइजेस्ट नहीं होते और वो ब्लोटिंग करते हैं। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि ये कम लें। तो लो फोडमैप डाइट के अंदर हम यूजली पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि ओट्स का कंज्यूम करिए, राइस को ज़्यादा लीजिए और वीट को अवॉइड करिए। कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे कि जो कि लो फोडमैप में आते हैं, जैसे कि हमारा केला हो गया, अंगूर हो गए, अनानास हो गया, या फिर कीवी हो गया, ये लो फोडमैप में आते हैं। हाई फोडमैप में आते हैं जैसे कि आम हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गई, तो ये सब हाई फोडमैप में आते हैं। बट ये एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा हम सजेस्ट करते हैं कि इनको प्रेफरेबली कोशिश करिए कि इनको ना लें और इनको लें, इस तरीके से। ठीक, कुछ कॉन्स्टिपेशन से क्विकली रिलीफ पाने के तरीके कि अगर अभी आपको जाना है, जैसे गर्म पानी पी लेते हैं अगर आप, तो कुछ इस तरह के तरीके हैं घरेलू? हाँ, घरेलू के अंदर यही है कि आप जैसे सौंफ का पानी तुरंत ले लें, है ना। सौंफ जीरा अजवाइन डाल के आप एक तुरंत ले सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाए। नहीं तो फिर आपको लेक्सेटिव्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, आपने कहा कि सहारा लेना पड़ेगा, तो कितना आप ले सकते हैं? मतलब फ्रीक्वेंसी भी कुछ होती है कोई, अगर आप टैबलेट या मेडिसिन कुछ ले रहे हैं तो?
देखिए उसमें भी लेग्जेटिव्स भी बहुत तरीके के होते हैं। कुछ कुछ लेग्जेटिव्स तो आप काफ़ी समय, लंबे समय यानी कि महीनों सालों तक ले सकते हैं और आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। और कुछ लेग्जेटिव्स ऐसे होते हैं कि जो 2-3 महीने के बाद लेके एक बार बंद कर देने चाहिए कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद दोबारा लेने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि अगर आप लंबे समय तक लेते रहेंगे तो वो बॉडी में आगे जाके लंबे समय तक नुकसान कर सकते हैं। तो ये डॉक्टरी सलाह पर ही है। ठीक है। कुछ काम हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। एसिडिटी पे बात करते हैं। एसिडिटी एक नॉर्मल डे टू डे की प्रॉब्लम है, कैसे आप उससे रिलीफ पा सकते हैं? देखिए एसिडिटी एक बहुत ब्रॉड टर्म है। तो अगर हमारे पास बहुत बार पेशेंट आते हैं जी सर एसिडिटी होती है, और हम उनसे पूछते हैं भाई एसिडिटी से क्या मतलब है, कि सर दर्द हो जाता है। तो एसिडिटी हर एक का एसिडिटी का मतलब अलग है। किसी का एसिडिटी का मतलब है पेट में जलन होना, किसी का एसिडिटी का मतलब है पेट में भारीपन होना, किसी का एसिडिटी का मतलब है खट्टे डकार आना, किसी का एसिडिटी का मतलब है सर दर्द होना, और किसी का एसिडिटी का मतलब है मोशन नहीं आना। कुछ तो ये भी कहते हैं कि नसों में गैस घुस हाँ, गई। नसों में गैस। तो हर एक का अपना एसिडिटी एक बहुत ही जनरल टर्म है, और कौन उसे कैसे परसीव कर रहा है वो समझना जरूरी है। अगर हम वैसे एसिडिटी जो जलन, पेट में जलन, खट्टे डकार, उनकी बात करें तो उसके लिए हमारे पास यही है कि हमें समय पे खाना चाहिए, और उसके अलावा रात को खाना खाने सोने से पहले 2 घंटे तक खाना नहीं चाहिए। प्रेफरेबली लेफ्ट साइड टर्न करके सोना चाहिए, जिससे कि पेट का एसिड ऊपर ना आए। और हमें सिट्रस, स्पाइसी फ्रूट अवॉइड करने चाहिए, और इसके अलावा कॉफ़ी को अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोगों के सवाल आए थे कि वो रात में पेन-डी लेते हैं, वो क्या रेगुलर आप ले सकते हैं उसे, या आपको उसमें भी रुकना है फिर लेना है रैंडम? देखिए बहुत सारे अधिकतर लोग पैन-डी को सुबह इस्तेमाल करते हैं खाली पेट एसिडिटी को कम करने के लिए। अमूमन मेडिकल लाइन में रात में सोते वक्त सिर्फ कुछ ही कंडीशंस में ये एडवाइस करी जाती है। एज सच एसिड मतलब इन जनरल बिना डॉक्टरी सलाह के रात में पैन-डी ना लें। या अगर आप सुबह ही ले रहे हैं जैसे खाली पेट, आप कभी डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने आपको पेन-डी प्रिस्क्राइब की थी, और अब आपको जब भी लगता है कि मुझे एसिडिटी हो रही है तो आप 3-4 दिन उसे ले लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, ये प्रैक्टिस कितनी जायज़ है? देखिए सिम्टोमेटिक रिलीफ, और बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो लोग जिसे हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं, एसिडिटी जिनमें पेट में जलन रही, आप शादी में गए, पार्टी में गए, आपने हैवी खाया, पेट में थोड़ी जलन हुई क्योंकि एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, तो आप उसके लिए एंटासिड जेल्स जो कि बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, और कुछ लोग ये पेंटोप्राजोल के कम्बिनेशन ले लेते हैं 2 से 3 दिन के लिए, जो कि लगभग सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं मतलब एंटासिड को बोलूँगा कि वो ज़्यादा एक सिम्टोमेटिक रिलीफ करेगा, वो ले सकते हैं आप, कोई ऐसी बुराई नहीं है। ठीक। इनो पीने की बहुत लोगों को आदत हो जाती है, क्या वो नुकसानदायक हो सकता है कि अगर आप रोज ही रात को ग्लास में एक इनो पी रहे हैं तो? देखिए ये तो एक उन्होंने आदत बना रखी होती है, और ये साइकोलॉजिकल भी होता है कि इनो पीने के बाद लोगों को डकारें आती हैं और कहते हैं कि पेट की गैस निकल गई। बट इनो और बेसिकली ये सोडा बाइकार्बोनेट ही होते हैं, सोडा बाइकार भी होता है, तो इसके अंदर सोडियम ज़्यादा होता है। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है और आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं और डेली यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके बीपी को, नॉर्मल बीपी को बढ़ा भी सकते हैं। तो इनको एसओएस बेसिस के लिए तो सही है, बट रेगुलरली इसकी आदत ना डालें। ठीक है। आप बहुत सी चीज़ें ऐसी बता रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो आईबीएस के लिए कुछ ऐसे फूड्स या फ्रूट्स के नाम आप बता पाएँ कि ये चीज़ें मत खाना भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी? देखिए जैसे कि मैंने कहा था आईबीएस के भी टाइप्स होते हैं, तो इसके अंदर जैसे कि मान लो आपको ब्लोटिंग है या डायरिया है तो आपको मिल्क अवॉइड करना है ना। इसके अलावा अगर गैस ज़्यादा हो रही है तो गोभी, राजमा, चने, अरबी, इनको अवॉइड करना है, क्योंकि ये गैस ज़्यादा फॉर्म करते हैं। बीन्स हो गए, ये गैस ज़्यादा फॉर्म करते हैं। इसके अलावा जैसे हाई फोडमैप डाइट होती है, जैसे कि आम हो गया, सेब हो गया, ये डाइजेस्ट में मतलब इनके शुगर, इनमें ब्लोटिंग ज़्यादा करती है। नाशपाती हो गई, इनको अवॉइड करना है। गोभी, पत्ता गोभी, मशरूम्स होते हैं, मशरूम्स भी ज़्यादा गैस फॉर्म करते हैं, तो इनको भी अवॉइड करना चाहिए। सभी अवॉइड हो रहा है लगता है, गैस को कंट्रोल में रखिए। नहीं, जैसे कि अगर आप खाने की बात करें तो जैसे गाजर अच्छा है, बैंगन अच्छा है, आलू अच्छा है, टमाटर अच्छा है, इनको आप ले सकते हैं। अच्छा, आलू गैस के लिए अच्छा है? आलू का, हाँ, आलू आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप आलू को अवॉइड करें। अब यही बात होती है कि बहुत सारे हम अपने मिथ बना लेते हैं कि अच्छा आलू ज़्यादा गैस करता है, ऐसा नहीं है। आप आलू को अगर नॉर्मल मात्रा में लेंगे तो वो गैस बॉइल्ड लेंगे, फ्राइड ना लें।
ठीक है, ठीक है। वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, कौन सी डाइट इंसानों के लिए ज़्यादा अच्छी है? देखिए, आईबीएस के पेशेंट की बात करें तो वेजिटेरियन डाइट बेटर है ना, फ्रूट सैलेड ज़्यादा होते हैं, बट एज सच हर एक की अपनी चॉइस है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के दोनों अपने प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। वेजिटेरियन के अंदर थोड़ा प्रोटीन की कमी हो जाती है, बट नॉन वेजिटेरियन में प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप दोनों का बैलेंस्ड है, हाँ, आईबीएस पेशेंट्स में वेजिटेरियन डाइट इज़ स्लाइटली बेटर। तो नॉन वेज कैसे ट्रिगर कर सकता है आईबीएस का? कभी कभी जैसे रेड मीट है या बहुत सारा प्रॉब्लम सारी नॉनवेज के साथ, हमारे इंडियंस में नॉनवेज जो है अमूमन अगर आप नॉनवेज देखें तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, फ्राइड ये होता है। मतलब वी डोंट कंज्यूम बॉइल्ड चिकन, वी यूजली कंज्यूम चिकन इन द फॉर्म ऑफ फ्राइड और वो पनीर, चिकन मसाला, चिकन टिक्का एंड दिस विच इज़ वेरी ऑयली एंड स्पाइसी, सो विच इज़, एंड आप जब भी खाते हैं तो स्ट्रीट से खा रहे होते हैं, उनके ऑयल की क्वालिटी, मतलब स्पाइसेस का, उन सब वो सारे ट्रिगर फैक्टर होते हैं आपके आईबीएस के लिए। ऑयल, आप कह रहे हैं ऑयल किसी तरह से इफेक्ट करता है गट हेल्थ को? आप कौन सा ऑयल ले रहे हैं, कैसा नहीं, ऐसा ऑयल जो होता है ना, जो फैट जो होता है वो इंटेस्टाइन की मूवमेंट को थोड़ा सा स्लो कर देता है। तो बस ये एक चीज़ है कि वो उसके कारण थोड़ा सा जो गट मोटिलिटी है वो स्लो हो जाती है, और थोड़ा सा कुछ लोगों को ब्लोटिंग ज़्यादा हो सकती है। बट ये एकदम ऐसा नहीं है कि अगर आपको ब्लोटिंग है तो आप फैट ना लें, आप नॉर्मल मात्रा में फैट ले सकते हैं। वो घी पी लेना, वो भी एक होता है ना कि घी की डोज ले रहे हैं आजकल लोग, वो शॉट ले रहे हैं, घी लिया, वो हेल्दी है? घी का मतलब नॉर्मल एक, अगर क्लीन हो जाएगा आपका गट वो लेने से? नहीं, ऐसा वो मतलब घी के पीने से वो आगे फिसल के आगे चला जाएगा। जैसे कई बार बच्चों में कोई वो सिक्का खा लिया तो दादी केला देते हैं, केला और वो देते हैं कि वो इंटेस्टाइन चलेगी। वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को थोड़ा सा हल्का सा मोटिलिटी को बढ़ाता है, कोई और वैसा नहीं है कि भाई वो इंटेस्टाइन को क्लीन कर देगा। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ सवाल हैं हमारे साथियों के जो आपसे पूछना चाहते हैं, अब उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। हेलो सर, तो मेरा ना मतलब 2010 में इंटेस्टाइन ट्यूबरकुलोसिस था, तो उसका ऑपरेशन हुआ था, और तब मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 8 से 10 साल बाद आपको फिर से कुछ इशू होगा। बट वो उसके बाद से ना, ऑपरेशन के बाद से मुझे हमेशा 1-2 साल बाद कुछ ना कुछ पेट से रिलेटेड इशू रहता ही है। उसकी वजह से मेरा वेट लॉस हो रहा है, हीमोग्लोबिन मेरा कभी इंक्रीज़ ही नहीं होता, मेडिसिन से होता है। मतलब क्या ऐसा है कि एक बार अगर आपका ऑपरेशन हो चुका है पेट से जुड़ी किसी भी बीमारी, तो फिर वो कभी नॉर्मल में नहीं, जैसे मैं ज़्यादा खा लेती हूँ तो मुझे दिक्कत होती है, नहीं खाती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, पेट से बहुत आवाज़ आती है। तो क्या ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, ऐसे ही चलता रहेगा? आपका पेट का ऑपरेशन हुआ था या आपका इलाज हुआ था? ऑपरेशन हुआ था। अभी कभी भी इंटेस्टाइन में ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन करने में डेफिनेटली आंत का कुछ हिस्सा निकाला गया होगा। निकाला गया। उसके अलावा क्या होता है कि जब आंतों को जोड़ा जाता है तो आंतें आपस में चिपक जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल एडेशंस। अब आप समझिए कि आंतें फ्री होती हैं वैसे मूवमेंट के लिए, अगर वो आपस में चिपक जाएंगी तो उनकी मूवमेंट हमेशा उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितनी कि एक नॉर्मल इंसान की होगी। तो सिर्फ 5 से 10% पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद गैस्ट्रिक इश्यूज आता है, ऐसा नहीं है कि 100% में आता है। अनफॉर्चुनेटली आप 5 से 10% उसमें हो, कैटेगरी में हो, बट फिर भी आपको, जैसे आप बता रहे हैं कि आपका हीमोग्लोबिन भी कम रह रहा है, तो आपको एक बार डेफिनेटली सारे टेस्ट कराने चाहिए कि कोई और कारण तो नहीं है कि क्यों आपका ये हीमोग्लोबिन कम है। यूजली आईबीएस के पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर कोई, मैंने बोला ना कि जैसे कि फंक्शनली प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले सबसे पहले हमें रूल आउट करना है कि क्या आपके अंदर कोई और बीमारी, जैसे कि एक क्रोन्स बीमारी होती है जिसके अंदर पेट में दिक्कत और अनीमिया रह सकता है, तो वो तो चीज़ नहीं है। आप एक बार उसके लिए थॉरो इन्वेस्टिगेट करवाइए। और उसके अलावा थोड़ा सा आपको, जिस भी पेशेंट को अगर कोई पेट की सर्जरी हुई है तो थोड़ा सा उसे लाइफस्टाइल में ध्यान रखना पड़ेगा। सर, मेरा सवाल आजकल के लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही है। जैसे हमारा आजकल ईटिंग पैटर्न और टाइम टेबल खाने का ये सब बिगड़ चुका है। मेरे सर्कल में कई लोग हैं जो जिनका पहला मेल ही दिन का 2 या 3 बजे होता है, दिन में, आफ्टरनून। तो क्या ज़्यादा लंबे टाइम तक खाली पेट रहने से कैंसर जैसी कोई बीमारी हो सकती है, या कौन सी ऐसी बीमारियां ऐसे खाली पेट रहने से हो सकती हैं? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि आप उठने के 1 से 1.5 घंटे में कुछ खा लीजिए।
अगर आप मान लो कि 9 बजे 8 बजे उठ रहे हैं और 2 बजे खाना खा रहे हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपकी वर्किंग स्टार्ट हो गई है और आपको एनर्जी इनपुट बॉडी में नहीं गया और उसके कारण पेट में एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, वो एसिडिटी को बढ़ाएगी। हाँ, वो आपके पेट के मूवमेंट को डिस्टर्ब कर सकती है, पेट में एसिडिटी बढ़ा सकती है, जलन कर सकती है, बट डेफिनेटली उससे कैंसर होने का रिस्क नहीं है। बट हाँ, वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर कर सकता है, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस कर सकता है, बट कैंसर होने के चांसेस नहीं होते। गैस जो बनती है किस भी ना खाए पिया जाए जो गैस ना बने, इसके लिए कुछ हो सकता देखिए, गैस का मतलब, अगर हर इंसान का गैस का मतलब अलग है। अगर आपका गैस का मतलब है कि पेट में भारीपन, फूलापन, तो आप दूध का अवॉइड करिए। बाएबादी वाली चीज़ें होती है जैसे कि राजमा, चने, गोभी, अरबी, इनको अवॉइड करिए, है ना। थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, सैर करिए, पानी ज़्यादा पीजिए, तो इन चीज़ों से आपकी गैस बनने के चांसेस कम हैं। सर मैं पूछना था, पीत की थैली अगर निकल जाता है तो उसके लिए क्या पेट में ज़्यादा नुकसान करता है क्या? चलने फिरने से खाना हजम नहीं होता क्या? पित्त की थैली, एक पित्त की थैली जो होती है हमारे बाइल को स्टोर करने के लिए होती है, और अगर पित्त की थैली निकलने के बाद 97 to 98% लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। बस कुछ परसेंट लोगों को थोड़ी सी गैस की समस्या या फिर दस्त हो सकते हैं, बट वो भी बहुत कम परसेंट लोगों को होते हैं। सर, क्या आईबीएस पेशेंट्स की लाइफ स्पैन कम होती है? क्या उनकी ज़िंदगी कम हो जाती है? क्या उनको कैंसर का खतरा भी रहता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईबीएस के पेशेंट्स की जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है उनका वही रहता है, बस ये है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़रूर हैम्पर होती है। और आईबीएस के पेशेंट में कैंसर होने का रिस्क उतना ही है जितना कि एक नॉर्मल इंसान को। आईबीएस के पेशेंट में कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है, उसकी ज़िंदगी लाइफ स्पैन उतनी ही है जितनी कि एक नॉर्मल इंसान की। जी, थैंक यू।